मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग सेशन की शुरुआत डेली की तरह 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मतलब आपका अगर संकल्प दृढ़ है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और आपसे यही गुजारिश की जाएगी कि आप लोग सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आज के सेशन का शुरुआत करें। देखिए यहाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में किसने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? देखिए विकल्प के रूप में पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा प्रतिभा देवी पाटिल, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा दिया गया है यशवंत सिन्हा। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें कि द्रौपदी मुर्मू जी किस क्रम की राष्ट्रपति के रूप में हैं, तो ये इनका क्रम जो है मित्रों ये 15वां है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। अगर हम बात करें यहां जनजाति शब्द की बात हो रही है, तो इनका संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध संथाल जनजाति से है, संथाल जनजाति से है। अगर हम बात करें भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो सबसे बड़ी भील है, उसके बाद गौड़ है, उसके बाद फिर संथाल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर एक प्रश्न के आधार पर कि पहली महिला आदिवासी के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो पहली महिला के रूप में कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हैं ये भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल जी। साथ ही साथ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। साथ ही साथ सबसे कम मतों से जीतने वाले कौन राष्ट्रपति थे? तो इनका नाम वीवी गिरि जी था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर द्रौपदी मुर्मू जी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं? तो 72% मत प्राप्त करके इन्होंने विजय प्राप्त की है। साथ ही साथ इनके उप विजेता के रूप में कौन रहे हैं? मतलब सेकंड इनके फाइटर कौन रहे हैं? तो यशवंत सिन्हा जी जो हैं ये सेकंड फाइटर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, तो वो 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित करने वाले पहले भारतीय रहे हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जैसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। अगर बात करें अनुच्छेद 55 की, तो इसमें चुनाव की प्रक्रिया है। अगर बात करें अनुच्छेद 60 की, तो शपथ अनुच्छेद 60 में है। अगर बात करें अनुच्छेद 61 की, तो 61 में महाभियोग है। अगर बात करें अनुच्छेद 72 की, तो क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। अगर बात करें अनुच्छेद 74 की, तो मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह की बात अनुच्छेद 74 में किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 108 की, तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 111 की, तो संसद द्वारा पारित विधेयक को पारित करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 111 में है। जबकि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है और राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रस्तुत किए जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 की, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति को? तो 123 में है। जबकि अनुच्छेद 143 की अगर बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की बात कही गई है। इसी क्रम में ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? अब देखिए पहला दिया गया है 17 जुलाई, दूसरा दिया गया है 11 जुलाई, तीसरा दिया गया 18 जुलाई, चौथा दिया गया 22 जुलाई।
इसमें जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह 22 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें 18 जुलाई के बारे में, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पहले आश्वेत राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति थे और इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहां पर प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से किन दो विदेशियों को सम्मानित किया गया है, तो आपके पहले अब्दुल गफ्फार खान हैं, साथ ही साथ दूसरे जो हैं ये नेल्सन मंडेला जी हैं और ये नस्ल भेद के प्रबल विरोधी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। अगर हम बात करें 11 जुलाई के बारे में, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है, तो 8 मिलियन का विश्व जो है ये 2022 की थीम है। अगर बात करें हम 17 जुलाई के बारे में, तो 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें यहां पर दिवसों से संबंधित महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग तीसरा प्रश्न देखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना प्रारंभ किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया है असम, दूसरा दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, हेमंत। असम राज्य से यह प्रारंभ किया गया है स्वनिर्भर नारी योजना। इसका उद्देश्य क्या है, बुनकरों को बिना मध्यस्थता के लाभ पहुंचाना या सरकारी बैंकों के द्वारा उनको समुचित लाभ पहुंचाना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बुनकर समुदाय है उनके जीवन यापन स्तर को और उच्च बनाने के लिए ऐसी सुविधा का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां असम से, तो असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी जो है ये दिसपुर है। एक प्रश्न आपको असम राज्य से याद रखना है कि भारत में पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था, तो असम राज्य के डिगबोई में। साथ ही साथ डेहिंग पटकोई राष्ट्रीय पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है असम राज्य से है। और नवीनतम, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो डेहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो यह भी संबंधित है असम राज्य से और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर हाल ही में चर्चा में रहा है नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किन राज्यों से है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में चल रहे सीमा विवाद से संबंधित है नामसाई घोषणा पत्र। अगर हम बात करें मेघालय की राजधानी शिलांग है और शिलांग में ही आयोजित किया जाता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो मेघालय के मासिन राम में होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो स्कूल चलो अभियान कहां से प्रारंभ किया गया है, तो या किस राज्य की योजना है, तो उत्तर प्रदेश की योजना है। और कहां से प्रारंभ किया गया, तो श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया। कुछ योजनाओं के संबंध में अगर हम बात करें, जैसे अगर बात हो कौशल्या योजना, मातृ कौशल्या योजना छत्तीसगढ़ की है। अगर हम बात करें गोबैक योजना, तो ये उत्तराखंड सरकार की है। अगर हम यही बात करें समर्थ योजना, तो ये कर्नाटक राज्य का है। अगर हम बात कर लें यही आपके बोल्ड योजना और चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से है। अनुकृति योजना का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। जबकि अभ्युदय योजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराना है। साथ ही साथ आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। अब यहां देखिए पहला दिया गया जयराम ठाकुर, दूसरा पुष्कर सिंह धामी, तीसरा आराधना जौहरी, चौथा दिया गया एकनाथ शिंदे। अब यहां पर आपका जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील
टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो लेखक इसके आराधना जौहरी हैं। लेखक इसके आराधना जौहरी हैं। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क की स्थापना कहां की गई? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया। और सन 2000 में किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन किया गया था। अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे जी के बारे में तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो एकनाथ शिंदे जी ने लिया है। जबकि उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ली है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। हाल ही में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखिए यहां पहला दिया गया उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, इसका गठन 1971 ईस्वी में किया गया था और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जयराम ठाकुर जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से तो भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है या इसको उपयोग किए जाने की घोषणा की गई है। अब हिमाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको बताया गया है कि 100% एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। अब एलपीजी की बात हो रही है तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। जबकि इसमें एक इस विशेष प्रकार की गंध आती है, वो किस कारण से आती है? तो एथिल मरकैप्टन के कारण आती है। अगर हम बात करें ही 100% वैक्सीनेशन जो है भारत में किस राज्य में पहले हुआ था? तो वह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आपको याद होगा कि सीकूला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, तो इसका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। और बीआरओ के द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाए जाने की घोषणा कहां की गई या किस दर्रे में की गई? तो सीकूला दर्रे में की गई। आपको याद होगा अटल टनल जिसका पहले नाम रोहतांग दर्रा था, वो किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है और इसे 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 के सम्मान से सम्मानित किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पुरस्कार और सम्मान के दृष्टिकोण से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर कोई दर्द सह के बिखर जाता है और कोई दर्द सह के निखर जाता है। समस्याओं का आना जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे निकलना आपका आर्ट ऑफ लाइफ है। आपको निरंतर प्रयास करना है और आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प दिया गया है, पहला दिया गया है आपका प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पहला विकल्प दिया गया है केपी कुमारन, दूसरा दिया गया है आरिका जौहरी, तीसरा दिया गया है अमर मिश्रा, चौथा दिया गया है रजनीकांत। इसको आरिफा जौहरी होगा। अब इसका जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा केपी कुमारन। ये मलयालम फिल्म के निर्माता हैं, मलयालम फिल्म निर्माता हैं। इनको 2022 का जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को आप रिकॉल कर लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं होंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तो यहां पर देखें कि बेस्ट फिल्म के रूप में बेस्ट फिल्म जो है ये शेरशाह है। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में फिल्म ऑफ
द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में कौन है? तो पुष्पा द राइज, पुष्पा द राइज है, पुष्पा द राइज है। अगर हम बात करें बेस्ट अभिनेता की तो रणवीर सिंह, रणवीर सिंह है। किस फिल्म के लिए दोस्तों? तो फिल्म 83 इनकी आई थी, इसके लिए। अगर बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सेनन है, कीर्ति सेनन है, कीर्ति सेनन है। और इनकी फिल्म थी मिमी, मिमी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें यही ऑस्कर फिल्म, ऑस्कर फिल्म ये 94वां क्रम का था, तो इसमें बेस्ट फिल्म जो है ये कोडा है। अगर बात करें गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे सम्मानित, किस फिल्म को किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को किया गया है। अगर हम बात करें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। अब विकल्प में जो महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें आरिफा जौहरी, तो इनको चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है और इसे दिया गया है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर हम बात करें अमर मिश्रा की, तो वो हेनरी पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अमर मिश्रा जी को। अगर हम बात करें रजनीकांत जी के बारे में, तो 52वां दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया। इसके पहले अमिताभ बच्चन जी को यह सम्मान दिया जा चुका है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028, यहाँ सत्र देख के आपको निर्णय लेना है, नहीं तो यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब देखिए, दिया गया पहला पेरिस फ्रांस, दूसरा लॉस एंजल्स, तीसरा दिया गया भुवनेश्वर भारत, चौथा दिया गया दोहा कतर। अब इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी है। लॉस एंजल्स यूएसए का शहर है, यहां पर ग्रीष्मकालीन 2028 का आयोजन किया जाएगा। अब यहां हम क्रम भी देखें जिससे हमारे गलत होने के चांस कम हो। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजन किया गया था ओलंपिक का, तो ये किस क्रम का था? तो ये क्रम 32वां था। अब यहां ये निरंतर 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। तो अगर 2022 से बात करें अगर, तो इसका आयोजन 2022 में होना था, 20 में होना था सॉरी, लेकिन कोविड के कारण इसको डिले किया गया और 2021 और 22 में इसका आयोजन 21 में किया गया। तो इसी कारण जो अगला जो होगा वो 2024 में आयोजन किया जाएगा। अब यह क्रम का 32वां था, तो यहां जो 2024 में किया जाएगा, इसका क्रम जो होगा दोस्तों यह 33वां होगा। यह कहां किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। साथ ही साथ जो लॉस एंजल्स में 4 वर्ष बाद, 24 से 4 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो 28 आएगा, और क्रम 32 के बाद 33 आया, तो इसका क्रम क्या आएगा? 34वां आएगा। अब आपको ये पहले से शेड्यूल होता है, अब आपको 35वां भी याद रखना है। यहां पर 35वां भी आयोजन किया जाएगा, यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अब इसको आपको याद करने का सबसे सरल तरीका है मित्रों कि आप एक क्रम से आप याद कर लीजिए। अगर हम बात करें 32वां का आयोजन कहां किया गया था? जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, और 4 साल के बाद होगा, तो 4 साल के बाद ये 2024 में होगा, और क्रम में ये 33वां होगा, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 4 साल बाद पुनः अगर हम बात करेंगे 2028 में इसका आयोजन यूएसए के लॉस एंजल्स में किया जाएगा, और उसके बाद 4 साल बाद 2032 में इसका आयोजन कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यहां से अगर इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेंगे तो गलत होने के चांस कम होंगे। अब यहां हम बात करें, यहां एक विकल्प के रूप में दिया गया है भुवनेश्वर भारत, तो यहां पर विश्व हॉकी कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2023 में भारत में किया जाएगा, और किस राज्य में किया जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। अगर हम बात करें दोहा कतर में, तो फीफा फुटबॉल कप,
फीफा फुटबॉल कप, विश्व फीफा फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है दोहा कतर में किया जाएगा। 13वां पुरुष वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2023 में भारत में किया जाएगा। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है इटली, दूसरा दिया गया है अमेरिका, तीसरा दिया गया नेपाल, चौथा दिया गया है बांग्लादेश। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इटली की राजधानी क्या है? रोम है। अब आपको याद आ रहा होगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार का वितरण कहां से किया जाता है? तो वो किया जाता है इटली की राजधानी रोम से। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे और इनकी कृति थी, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था गीतांजलि के लिए, और 1913 ईस्वी में। सन भी पूछ लेता है तो आपको याद रखिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। अगर हम बात करें यहीं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहीं पे विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं डेविड मालपास हैं। अगर हम बात करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से हैं, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, और भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? कमला हैरिस जी हैं। साथ ही अगर हम नेपाल के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है और सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वो काठमांडू में स्थित है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो शेर बहादुर देउवा जी जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और विद्या देवी भंडारी जी यहाँ की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना जी हैं और एसडीजी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख हसीना जी को पुरस्कारित किया गया है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण और भी जानकारी अगर हम देखें तो ब्रिटेन के हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहां पर चुनाव के दौरान भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो कि वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो प्रधानमंत्री के रेस में पहले स्थान पे हैं, या भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं वो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। अगर हम बात करें हाल ही में श्रीलंका के राजनीतिक जो दिशा है उसमें काफी उथल पथल के बाद हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति के चुनाव को जीता है और वहां के जो राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति थे जिनको जनता के द्वारा प्रदर्शन के कारण वो अपने राजनीतिक कैरियर को छोड़कर या अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए, उनका नाम गोताबाया राजपक्षे था। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन के अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स अफसर और लोकपाल नियुक्त किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है न्यायमूर्ति डीके जैन, दूसरा विनीत सरन, तीसरा दिया गया पिनाकी चंद्र घोष, चौथा दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू। अब यहां पर जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। विनीत सरन को बीसीसीआई का एथिक्स अफसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहां एक टर्म लोकपाल यूज हुआ है, तो यहां जानना आपको अत्यंत ही लाभकारी होगा कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं वो पिनाकी चंद्र घोष जी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विनीत सरन जी ने किसका स्थान लिया है, तो डीके जैन जी के स्थान पर कौन आए हैं? तो ये आए हैं विनीत सरन जी। अगर हम विकल्प के रूप में देखें यहां गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में, तो भारत के 14वें कैग कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और यहां से आपको याद रखना है किस अनुच्छेद में कैग के बारे में वर्णन है, तो अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में वर्णन है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 76 की, तो भारत के महान्यायवादी के रूप में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में। अब नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें उप चुनाव आयुक्त के रूप में आर.के. गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें विदेश सचिव के रूप में, तो विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा जी को
क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यहीं पर यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यहीं जेएनयू की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूलीपड़ी जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धृति बनर्जी जी को नियुक्त किया गया है। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत तथा किस देश के साथ चीतों को लाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहला विकल्प है सोमालिया, दूसरा कोलंबिया, तीसरा नामीबिया, चौथा क्रोएशिया। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, नामीबिया। नामीबिया की राजधानी हम जाने, नामीबिया की राजधानी विंडहाक है और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, जबकि क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। अब नामीबिया से चीतों को लाने की अनुशंसा की गई, ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया भारत के वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अब भारत के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र सिंह यादव जी जो हैं भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में हरियाली योजना का प्रारंभ किया गया। कहां से प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली से किया गया। इसका संबंध किससे है? वन और पर्यावरण मंत्रालय से है। अब अगर हम बात करें यहां पर चीतों को तो कहां पर लाके रखा जाएगा? तो मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय पार्क में इनको रखा जाएगा। और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका से भी चीते के मनाए जाने की अनुशंसा या कोशिश की जा रही है। अब यहां पर बात हो रही है संरक्षण से, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे विगत परीक्षाओं में बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ हुआ? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें हाथी बचाओ परियोजना भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो 1992 ईस्वी में हाथी बचाओ परियोजना भारत में प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें कछुआ संरक्षण कब प्रारंभ किया गया भारत में? 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में कहीं ना कहीं जरूर मददगार शामिल होंगे। इन सारे प्रश्नों को एक से अधिक बार रिवीजन करते रहिए। और इसी क्रम में आज का ये दैनिक समसामयिकी की सीरीज यही समाप्त होती है। और आपसे विदा लेने से पहले हम दो शब्दों के साथ आपसे पुनः जुड़ना चाहेंगे। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। मतलब अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास एक सीधा सा रास्ता अपने भाग्य को कोसने की होती है। इसी कारण हमको भाग्य को ना कोसना पड़े, हम लोग समय रहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति अपनी 100% एनर्जी का उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त कर लें, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। इसी क्रम में हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए और चैनल के प्रति आप अपना आभार प्रेम जो बना रखे हैं इसको सदैव बनाए रखिए। और अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। अगर इस सेशन से आपको जरा भी लाभ लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।